नमस्कार। नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। महाराष्ट्र में नगर परिषदों की, नगर निकायों के चुनाव चल रहे हैं और वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसको देखकर आम मतदाता या राजनीतिक प्रेक्षक दोनों ही अपना सिर ढूंढ सकते हैं। पहली बात तो वहां हुई जो बहुत ही आश्चर्यजनक मानी गई, वह यह कि बहुत सारी सीटों पर जो उम्मीदवार थे वो निर्विरोध चुनाव जीत गए और इसमें खास तौर पर बीजेपी और शिवसेना के जो उम्मीदवार थे उन्हें सफलता मिली। 66 वार्डों में उन्हें निर्विरोध चुनाव जीतने का मौका मिल गया और यह कहा गया कि यह बहुत कुछ दिखाता है कि वहां के मुख्यमंत्री कितने लोकप्रिय हैं, या फिर सीधे तौर पर जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में परंपरा है, इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को भी दे दिया गया और यह कहा गया कि यह प्रधानमंत्री की लोकप्रियता थी कि बहुत सारे स्थानों पर तो कोई उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी पार्टी के उम्मीदवार के सामने खड़ा ही नहीं हुआ। लेकिन असल में यह लोकतंत्र के एक विद्रूप चेहरे को दिखाता है, जहां पर जो सामने वाले उम्मीदवार हैं, जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं, उन्हें अनेक अनेक तरीके से ऐसे मैनेज किया जाता है कि वो चुनाव में बैठ जाते हैं। आपको मैं बताऊं कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में स्टाफ काउंसिल या स्टाफ एसोसिएशन का चुनाव होता है, जिसमें कि 100, 150 या 200 या 250 शिक्षक भाग लेते हैं, वहां भी अक्सर लोग चुनावी मैदान में उतरते हैं। यह बात जरूर है कि आम सहमति हो जाना एक बुरी बात नहीं है, लेकिन चुनाव में अगर लोग उतरते हैं तो यह दिखाता है कि लोगों के भीतर मत भिन्नता है, लोग अलग अलग विजन रखते हैं, लोगों के भीतर एक समझ है कि वे आगे कैसे जाना चाहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जब यह स्थिति आ रही है तो हमें यह समझना होगा कि शायद यह लोगों के लोकतंत्र के प्रति उदासीनता को भी दिखाता है कि लोग चुनाव में लड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि जो उम्मीदवार जीतते हैं या निर्विरोध जीतते हैं, उनके पास इतने ज्यादा आर्थिक संसाधन होते हैं कि वे दूसरे उम्मीदवारों को बिठा देते हैं या फिर उन्हें डरा धमकाकर अपने चुनावी मैदान से हट जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो यह एक ऐसी घटना है जो हमारे लोकतंत्र की कमजोर होती स्थिति को ही दिखाती है। दूसरी घटना क्या हो रही है वहां पर? दूसरी घटना यह हो रही है कि अजीत पवार, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता माने जा रहे हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता माने जा रहे हैं कहने का तात्पर्य यह है कि एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनके चाचा के पास भी है और हमेशा यह कयास लगते रहता है कि दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो अजीत पवार जी क्या कर रहे हैं? अजीत पवार जी भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं और इन चुनाव में वो भाजपा पर तीखे हमले कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ही उपहास भरे अंदाज में यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने मेरे ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला करने का आरोप लगाया, लेकिन देखिए अब मैं उन्हीं के साथ सरकार में हूं और उप मुख्यमंत्री हूं। एक तरीके से उन्होंने इस बात का मजाक बनाया कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने राजनीतिक विरोधियों पर आरोप लगाती है वह पूरी तरह से निराधार होता है और वो एक तरीके से चुनावी मशीनरी या चुनावी गणित के एक औजार के रूप में काम करता है। अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तीखा हमला भी किया और उसे लुटेरों की सरकार की संज्ञा दे दी। इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह कहना पड़ा कि अजीत पवार को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे इस सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन में है और उन्हें संभल कर बोलना चाहिए, भले ही वो चुनावी सभाओं में बोल रहे हों। लेकिन अजीत पवार की पार्टी का अस्तित्व बना रहेगा, अजीत पवार एक प्रभावी नेता बने रहेंगे, अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे और उसके साथ उसे लुटेरों की सरकार की संज्ञा भी देते रहेंगे। क्या अजीत पवार को यह लगता है कि जो आम मतदाता है वह इतना मूर्ख है कि वह उनके इस तरह के जो दांव पेच है उसको समझ नहीं पाता है कि आप चुनाव के समय कुछ और बात करते हैं और चुनाव के बाद या चुनाव के दौरान भी उसी सरकार में मंत्री बने रहते हैं। लेकिन ये महाराष्ट्र में चल रहा है। महाराष्ट्र में जो सबसे आश्चर्यजनक चीज चल रही है वह यह कि कई ऐसे स्थान हैं जहां पर धुर विरोधी भी एक साथ मिल गए हैं। एक विरोधियों ने एक दूसरे का साथ दिया है ताकि सरकार बन पाए। अब जब हम धुर विरोधी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि शरद पवार और अजीत पवार मिल गए हैं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि मनसे और शिवसेना उद्धव में एक गठजोड़ हो गया है। ये काफी हद तक संभावित चीज लगती है, लेकिन आप उस स्थिति को क्या कहेंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में थोड़ा समन्वय दिखने लगे? आप उस स्थिति को क्या कहेंगे जब भारतीय जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में एक समन्वय दिखने लगे? महाराष्ट्र में ऐसा ही हो रहा है। अकोट नगर परिषद के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। वहां पर जो चुनाव नतीजे आए हैं वहां पर किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो ये जो अकोट नगर परिषद है वहां पर 35 सीटों की नगर पालिका है, 33 सीटों पर चुनाव हुए जहां भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।
लेकिन सत्ता की चाबी उसके पास नहीं थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और उसमें भारतीय जनता पार्टी के माया धुले मेयर का पद जीत गई, लेकिन उन्होंने सदन चलाने के लिए अकोट विकास मंच नाम से एक महागठबंधन तैयार किया और इस महागठबंधन को बाकायदा अकोला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास रजिस्टर कराया गया है। और जिसमें जो दल इसमें आए हैं वो ऐसे दल हैं जिनके बारे में आमतौर पर यह माना जाता है कि वो एक दूसरे के विरोधी हैं। मिसाल के तौर पर इसमें भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास 11 सीटें हैं और एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है जिसके पास 5 सीटें हैं। तो आश्चर्य की बात यही है कि एआईएमआईएम और भाजपा के बीच में एक गठबंधन यहाँ पर हो गया है। कुल मिलाकर ये जो पूरी स्थिति है जो महाराष्ट्र में घट रही है वो इस बात को दिखाती है कि सत्ता कैसे भी मिले इस पर सभी दलों का जोर है। जो एक वैचारिक प्रतिबद्धता होती है या जो मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता होती है वह महाराष्ट्र की राजनीति में पूरी तरीके से गायब है। अगर हम यह कहें कि वो देश की राजनीति में ही पूरी तरह से गायब है तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी। जो पूरा का पूरा लोकतंत्र का एक ढांचा है वह काफी हद तक दिखावटी ढांचे में तब्दील होते जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करो, चाहे वो केंद्र स्तर की राजनीति हो, चाहे वो राज्य स्तर की राजनीति हो, चाहे वो जिला स्तर की राजनीति हो, चाहे वो पंचायत स्तर की राजनीति हो, वहां पर सत्ता हासिल करो, यही एक मूल मंत्र बन गया है। तो इस रूप में अगर हम राजनीति को समझें तो हम यह पाएंगे कि इससे लोकतंत्र का काफी गहरा नुकसान हुआ है। कई लोग यह मानते हैं कि हमें राजनीति को इसी रूप में समझना चाहिए। यह बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसके बावजूद उसमें कुछ सीमा रेखा होनी चाहिए। बहुत पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह कहा था कि अगर दलों को तोड़कर, अगर अपवित्र गठबंधन करके, अगर खरीद फरोख्त करके मुझे सरकार बनानी होगी, तो ऐसी सरकार को या ऐसे सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। और उन्हीं की पार्टी के नेतागण आज बड़ी ही आसानी से दलों को तोड़ते हैं, उम्मीदवारों को खरीदते हैं, उम्मीदवारों को डराते धमकाते हैं, उम्मीदवारों को पैसा खिलाते हैं और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है वो पूरी तरीके से एक मजाक में तब्दील हो जाती है। और अंत में जब चुनाव के नतीजे आ जाते हैं तो इन सब पहलुओं को भुला दिया जाता है और यह कहा जाता है कि आप नतीजों पर ध्यान दीजिए और नतीजे में यह बात सामने आती है कि कौन दल जीता है, कौन दल हारा है और जो दल हारा है वह हमेशा ही हारे हुए के रूप में रहे। जो जीता है उसके पक्ष में सारे तर्क दिए जाने लगते हैं। बिहार के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। मैं कुल मिलाकर आपका ध्यान इस बिंदु की ओर दिलाना चाहता हूं कि जो हमारे लोकतंत्र के भीतर गहरी खामी आती जा रही है वह चुनावी प्रक्रिया की अपवित्रता, राजनीतिक दलों की वैचारिक प्रतिबद्धता का लगातार क्षरण से संबंधित है। और अगर हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो हमारा लोकतंत्र दिनों दिन कमजोर होता जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम सभी इन खतरों को पहचाने, इन खतरों की तीखी आलोचना करें और इस बात के लिए संस्थागत प्रयास करें कि ये जो चुनाव को एक माखौल बना देने की प्रवृत्ति है उस पर रोक लगे और जो चुनाव है वो पूरी तरीके से पारदर्शी हो और जो राजनीतिक दल हैं उन्हें इस बात के लिए जवाबदेह होना पड़े कि वे जो कुछ भी सत्ता के लिए खेल कर रहे हैं वह पूरी तरीके से स्वीकार्य नहीं माना जा सकता है। उन्हें कहीं ना कहीं अपने लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। वह लक्ष्मण रेखा संवैधानिक मूल्यों के आधार पर हो और शुचिता के आधार पर हो। आज की इस चर्चा को मैं यही विराम देता हूं। हम कल फिर मिलेंगे और किसी एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।